नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार में। आज हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में सिंधु सभ्यता का। आज हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया के सभ्यता के बारे में। पहला इसका बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता भारत से पश्चिम में है। यह इराक में टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे फैला है, जिसके दजला और फरात के मध्य फैला हुआ है। इराक भारत के पश्चिम में पड़ता है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यहाँ की सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। आगे बात करें तो इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। उस समय जो भी मंदिर रहता था उसको जिगुरद कहा जाता था। बात करें तो मेसोपोटामिया के सभ्यता के 4 भाग थे। पहला था सुमेरियन की सभ्यता, बेबुलियन की सभ्यता, एसिरिया की सभ्यता और कैलेंड्रिया की सभ्यता। हम बात सबसे पहले आगे करें, 4 था सभ्यता वहाँ का। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। फिर आगे बात करें, सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया। मेसोपोटामिया का सभ्यता का विनाश सिकंदर ने किया। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता था, जबकि विश्व की सबसे नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। अगर विश्व का पहला पूछेगा सिर्फ सभ्यता रहेगा तो मेसोपोटामिया हो जाएगा, लेकिन अगर नगरीय पूछेगा तब सिंधु हो जाएगा, सिंधु सभ्यता। बात करते हैं मिस्र की सभ्यता का। मिस्र की सभ्यता की बात करें तो मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व हुआ था। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। इसे नील नदी की देन कहा जाता है। यह भी भारत के पश्चिम में पड़ता है। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। फिरौन एक राजा था जिसके नेतृत्व में किया गया था। बात करें तो इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मम्मी का विकास हुआ था। इस सभ्यता का रसायन शास्त्र बहुत ही सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। अब बात करें रोम। यह इटली में विकसित हुआ था। रोम की सभ्यता यह इटली में विकसित हुआ था। यह 600 ईसा पूर्व था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता का सबसे सुरक्षित बचे हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। और बात आगे करें तो इस सभ्यता के दो बड़े राजा जूलियस सीजर और ऑगस्टस थे, जो इटली के थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसकी मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। और आगे बात करें तो जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। अब बात करें फारस की सभ्यता का। फारस को वर्तमान में ईरान कहते हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान है। उसको पहले फारस कहा जाता था। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इसकी भाषा फारसी था तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। आगे बात करें तो स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोडानाइडस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जरकिसीज ने कर रहा था। जरकिसीज ने धोखे से स्पार्टस को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता। यह सभ्यता चीन में 5000 ईस्वी पूर्व में विकसित हुआ था। यह हांगो नदी के किनारे विकसित हुआ था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था। तो हम लोग अभी 3-4 सभ्यता की बात करें तो बात की मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर फारस की सभ्यता, फिर चीन की सभ्यता, फिर आपका मिस्र की सभ्यता के बारे में बात करें तो आपका हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल
इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है, इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आ जाता है। ऐतिहासिक काल का अर्थात इसका पढ़ा जा सकता है, इसका जो भी अवशेष मिला है। फिर आगे बात करें तो वैदिक काल तक कैसा है। ऐतिहासिक काल का आधार माने तो 3 आधार मुख्यतः है। पहला, जैसे कि ऐतिहासिक काल का आपका आधार बात करें तो ऐतिहासिक काल का 3 वे पुरातत्व से मिल जाता है, फिर विदेशी यात्रा से, फिर साहित्य से। साहित्य में बहुत सारा पुस्तक लिखा है, उसमें डिटेल लिखा है। कोई विदेशी यात्री आया, उसने पुस्तक लिख के छोड़ गया तो वो हो गया पुरातत्व। कुछ अभी भी पुरातत्व से पता चल जाता है। पुरातत्व में आपका हो जाएगा सिक्का और अभिलेख, सिक्का और अभिलेख। साहित्य में हो जाएगा धार्मिक और गैर धार्मिक। और आगे बात करें तो धार्मिक में भी हो जाएगा आपका, धार्मिक में बहुत सारा हो जाएगा आपका। ब्राह्मण हो जाएगा, उसमें वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। फिर गैर ब्राह्मण में हो जाएगा जैन और बौद्ध। तो इस तरह इतिहास का मिलता है। बात करें सिक्के के अध्ययन को न्यूमेस्टिक्स कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को न्यूमेस्टिक्स कहते हैं, अर्थात पुराने काल में सिक्के से व्यापार बहुत अधिक होता था। पहले सोना का सिक्का, शीशा का सिक्का, तांबा का सिक्का चला करता था। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था, अर्थात पहले शुरुआत समय में सिक्का मिट्टी का भी बनाया जाता था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का उपयोग किया गया था। आहत सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी, अर्थात पंचमार्क सिक्के को आहत सिक्का बोलता था। उस पर कुछ लिखावट नहीं होता था, केवल चित्र बने होते थे। अर्थात मौर्य काल में जो सिक्के बनते होते थे वो सिर्फ चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था जो मौर्य काल में बना था। और फिर बात करें आगे, पर्ण चांदी के सिक्के थे। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। शीशा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। पहली बार सोने का सिक्का यूनानियों द्वारा प्रचलित में किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों द्वारा प्रचलित किया गया था। आगे बात करें सिक्का का इतिहास और तो सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ था। उस समय स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय प्रचलित था। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में किया गया था। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सबसे अधिक था। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय शुरू हुआ था, अर्थात मयूर शैली का सिक्का भी चलाया गया था गुप्त काल में। कौड़ी का भी उपयोग होता था। कौड़ी का उपयोग गुप्त काल में होता था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में चल रहा था। चमड़े का सिक्का बहुत बाद में आया, मुस्लिम हुमायूं के द्वारा चलाया गया था, जो शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। रुपये का जो प्रयोग शुरू किया था शेरशाह सूरी, जो बिहार के सासाराम में उसका मकबरा है। दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया था। सोने का असरपी का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था, अर्थात सोने के असरपी का तो ये भी शेरशाह सूरी ने बात किया था। अर्थात सिक्के से हम लोगों को इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाता है। सिक्का कब कितना पुराना है, किस राजा का है, उसमें किस शैली था, कुछ लिखा हुआ था। अब ये पुरातात्विक विभाग के अंदर देख रहे हैं हम लोग। अभिलेख, बहुत सारे पत्थरों को खोद कर निकालने पर पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है, अर्थात कहीं छोटा पत्थर है उस पर लिखे तो शिलालेख हो गया, कहीं बहुत बाहर पहाड़ जैसा तो वहाँ लिख गया तो आपका अभिलेख हो गया। बात करें तो स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख हो गया। कहीं ऊंचा स्तंभ के समान बड़ा पत्थर है तो उसमें लिख गया तो आपका स्तंभ लेख हो गया। तो लेख आपका हो गया 3 तरह का। एक हो गया छोटा, एक बहुत पहाड़ ऐसा है तो कोई मंझोला टाइप का, लेकिन पत्थर का तो क्या गया स्तंभ लेख। अब बात करें से हम लोग देख रहे हैं अभी पुरातत्व में अभिलेख के बारे में, तो देखते हैं अलग अलग जगह कई अभिलेख पाया गया। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। आप लोग ध्यान से सुने, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं।
प्रमुख अभिलेख। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। अभिलेख जो लिखने का प्रारंभ किया था आपका ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला जो अभिलेख की बात करें तो पहला अभिलेख बोगजोई से मिला जो तुर्क या एशिया माइनर में है। हाथी गुफा अभिलेख जो उड़ीसा में मिला। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में मिला। इसका बात करें तो ऐसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा का नाम नंदराज था जो गंग वंश का था। अर्थात कलिंग युद्ध की चर्चा, इस युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। हाथी गुफा जो लिखा गया उसमें कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है। ऐहोल अभिलेख जो राजस्थान में है। ऐहोल अभिलेख जो राजस्थान में है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा है। पुलकेशिन द्वितीय सेकंड का हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा है। अर्थात पहले समय में क्या होता था, अगर कोई युद्ध बड़ी होता था तो उसका इतिहास पत्थर पे ही लिख दिया जाता था। आगे बाद जूनागढ़ जो पड़ता आपका गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में। इसमें रुद्रदायन ने सुदर्शन झील का चर्चा किया था। उस झील को चंद्रगुप्त ने बनवाया था। प्रयाग इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश होगा। पहला उड़ीसा देखे और दूसरा देखे आपका जो इलाहाबाद राजस्थान का भी देखे विजय स्तंभ वाला, फिर देखे जूनागढ़ और प्रयागराज इलाहाबाद। इन्होंने इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा किया था। अब गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर। स्कंदगुप्त ने हिनों पर आक्रमण की चर्चा किया। बिहार अभिलेख जो बिहार शरीफ बिहार में पड़ता है। स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा किया जो बिहार में ही है। बिहार अभिलेख भीतरी अभिलेख। और फिर आगे बात करें देवपारा अभिलेख है आपका बांग्लादेश में। यह सेन के शासक विजय सेन का है। ग्वालियर अभिलेख यह मध्य प्रदेश में है। प्रतिहार शासक भोज का है। मंदसौर अभिलेख एमपी मालवा शासक यशु बर्मन का है। बात करें तो हम लोग टोटल 9 अभिलेख की बात करें। एक बार फिर से शॉर्ट देख ले। पहला था आपका हाथी गुफा उड़ीसा। ऐहोल अभिलेख राजस्थान। जूनागढ़ गुजरात। प्रयाग इलाहाबाद। भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश गाजीपुर। बिहार अभिलेख बिहार शरीफ। देवपारा अभिलेख बांग्लादेश। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश। मंदसौर मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका ये। अब बात करें, ये सब अभिलेख देख रहे थे जो पहाड़ों पर लिखा जाता है। अब देखते हैं स्तंभ लेख यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। महरौली स्तंभ जो दिल्ली में है। महरौली स्तंभ जो दिल्ली में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। अर्थात यह अपने रासायनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। महरौली स्तंभ लेख जो दिल्ली में है, अभी तक जंग उस पर नहीं लगा है। दूसरा है मथुरा अभिलेख स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ अभिलेख यूपी उत्तर चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का। इसमें सहिष्णुता की चर्चा है चंद्रगुप्त सेकंड का। मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है एरन अभिलेख जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। भानुगुप्त का है। इसमें सती प्रथा की चर्चा है। एरन अभिलेख एरन स्तंभ अभिलेख। अब बात करें अगला बौद्ध स्तंभ लेख मध्य प्रदेश। वासुदेव का है। शुंग वंश की चर्चा है। अगला है हेलियोडोरस गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख। हेलियोडोरस या गरुड़ ध्वज अभिलेख। इसमें भागभरत ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। अर्थात गरुड़ ध्वज में भागवत धर्म के बारे में चर्चा है। यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सब आपको हम लोग देखे 5 गो स्तंभ लेख। पहला था आपका महरौली दिल्ली। मथुरा उत्तर प्रदेश। एरन मध्य प्रदेश हो जाएगा। बौद्ध भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। गरुड़ ध्वज स्तंभ मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब बात करें कुछ विदेशी यात्री का, तो भारत का वर्णन
हेरोडोटस हिस्टोरिका लिखा है। जो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहता है, उसने भी भारत के बारे में उस बुक में लिखा है, जिससे पक्की जानकारी भारत के बारे में मिलता है। कुछ और बहुत सारे हुए तो बात करें तो मेगास्थनीज जो विदेशी यात्री थे, उसने इंडिका एक पुस्तक लिखा है जिसमें स्पेशल भारत के बारे में ही है। फिर है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये पुस्तक किसने लिखा है ये ज्ञात नहीं है, अर्थात पुस्तक है, ये किसने लिखा उसमें स्पष्ट लेखक का नाम नहीं आता है चर्चा। तो ये भी पुस्तक में भारत के बारे में है। टॉलमी एक थे जिसने जियोग्राफिका लिखा, जिसमें भारत की चर्चा है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री जो लिखा इसमें भी है। अल-बरूनी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद के पुस्तक में भी बहुत अच्छा से चर्चा है इतिहास के बारे में। मार्को पोलो जो एक चीनी यात्री थे, मार्को पोलो चीनी यात्री थे, उसके में भी चर्चा है आपका। बात करें और तो फाहियान फोकुओथी जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। ह्वेनसांग सुकी हर्षवर्धन के समय में आया था। फाहियान की बात करें तो वह 399 ईसा पूर्व में आया था। फोकुओथी उन्होंने पुस्तक लिखा था, फाहियान ने एक पुस्तक लिखा था फोकुओथी पुस्तक। यह चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में आया था फाहियान। यह उस समय भवन और कौड़ी की चर्चा की, अर्थात उस समय भवन कैसा होता था उसके बारे में फाहियान ने चर्चा की। फाहियान 399 ईस्वी में आया था। सुंगचुन की बात करें तो सुंगचुन 512 ईस्वी चीन, यह बंगाल के बोस में लिखा हुआ है। बंगाल राज्य में लिखा हुआ चीन। सुंगचुन 512 ईस्वी में चीन से आया था। ह्वेनसांग 1629 ईस्वी में श्री की यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये दोनों आपका जो दिख रहा है दोनों चीन से आए थे। अगला बात करें तो नालंदा, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, अध्यापन दोनों किया, पहले पढ़ा फिर पढ़ाया भी। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, अर्थात यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। इसने पहले नालंदा विश्वविद्यालय में आके पढ़ा फिर यहाँ पढ़ाया भी, इसलिए यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग 673 ईस्वी में आया था, चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियाँ अपने साथ लेकर चीन गया था। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसने पुस्तक रहेला लिखा था। तो इब्न बतूता ये मोरक्को जो भारत के पश्चिम में पड़ता है वहाँ से आया था। अब बात करें अब्दुल रज़ाक, यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में यह आया था। इसने एक पुस्तक लिखा था, इस पुस्तक में मतला ए साहन पुस्तक का नाम है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। तो ये हम लोग देख रहे थे विदेशी यात्री बहुत सारे आए, तो उसमें भारत के बारे में चर्चा है, तो इतिहास के बारे में मिल जाता है कुछ। अब बात करें ऐतिहासिक स्रोत की बात करें तो ऐतिहासिक स्रोत में हो जाएगा आपका लिखित स्रोतों को ही साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। प्राचीन इतिहास की जानकारी यह सबसे बड़ी स्रोत है। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है, जैसे कि अर्थशास्त्र आपका हो गया गैर धार्मिक। तो अर्थशास्त्र में भी बहुत सारी जानकारी मिलता है। धार्मिक स्रोत में हो जाएगा इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। गैर ब्राह्मण वैसा स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है, उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य या प्राकृतिक भाषा में मिले हैं जिसे आगम कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग, 12 उपअंग, आधार अंग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र आदि पुराण, ये हो जाएगा आपका। अब बात करें बौद्ध साहित्य के, तो बौद्ध साहित्य में आपका हो जाएगा बौद्ध साहित्य को पाली भाषा में क्या था, जैन प्राकृतिक में था, बौद्ध पाली में आपका जातक धर्म ग्रंथ भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व की 200 कहानियाँ है।
ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी है। ललित विस्तार एक पुस्तक है जिसमें महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। और आगे बात करें तो और बहुत सारा किताब है, तो इस तरह से करके बात करें। अंगुत्तर निकाय एक पुस्तक है जो बहुत शानदार है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक जो 3 पुस्तकों का समूह है। सुत्त पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म की, इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अपना सुत्त पिटक मैन है, सुत्त पिटक बड़ा भी है, बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक है सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म का प्रवेश की चर्चा है। आपका हो जाएगा अधिधम्म पिटक, इसमें भगवान बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। अर्थात सबसे बड़ा होगा सुत्त पिटक, विनय पिटक सबसे छोटा, अधिधम्म पिटक बीच का हो गया। बौद्ध धर्म की और बात करें तो बौद्ध धर्म में 4 संगति हो गया था। तो उससे पहले वेद के बारे में देख लेते हैं। वेद, ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद और ज्ञानी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के ज्ञानी को धोत्री कहा जाता था, सामवेद को उर्गाता और यजुर्वेद को अरबु और अथर्ववेद को ब्राह्मा। तो इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ है उसका ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का पंचविंश और यजुर्वेद का शतपथ और गोपथ है। फिर वेद भी है सबका अलग अलग, फिर ज्ञानी भी है। ऋग्वेद का ज्ञान प्रजापति को था, ऋग्वेद का ज्ञान प्रजापति को, और सामवेद का ज्ञान नारद को, यजुर्वेद का ज्ञान विश्वामित्र को और अथर्ववेद का ज्ञान विश्वकर्मा को था। उसके बाद आगे चर्चा करें कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद को ओपोरिस कहा जाता है। ओपोरिस कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन ने व्यास को वेदों का संकलन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, अंत में वेद को त्रयी कहा गया, अतः त्रयी कहा गया। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसीलिए वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ का अधिकर्ता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है जो सबसे बड़ा वेद और पुराना भी है। पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल पुराना है क्योंकि इसका संकलन पहले से ही हो गया था। पहला और 10वां मंडल नया है, पहला और 10वां मंडल नया है क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। 9वें मंडल में सोमदेव की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहा जाता है, ऋग्वेद के ज्ञान को होत्री कहा जाता है। और बात करें ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद है जिसमें साहित्य की चर्चा है, इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। और बात करें सामवेद की, सामवेद में 1875 मंत्र है किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के है। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। सामवेद का अपना कितना टोटल मंत्र है? 99 मंत्र है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा म प ध नि की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते थे, सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। आगे बात करें सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। तो हम लोग देख रहे 4 वेद, पहला देखे ऋग्वेद की चर्चा करें, फिर सामवेद गद्य पद के संगीत वाला रहता है और गंधर्व वेद की ज्ञानी नारद को कहा जाता है। यजुर्वेद में 1990 मंत्र है, इसमें युद्ध कर्म कांड की चर्चा है। इसको 2 भागों में, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद गद्य, फिर शुक्ल यजुर्वेद पद। इसके ज्ञानी को वह धर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहा जाता है।
अब लास्ट वाला बात करें ये अथर्ववेद के। अथर्ववेद की चर्चा करें तो अथर्ववेद इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुआ, जिसमें 6000 मंत्र है। इसमें जादू, टोना, वशीकरण ETC की चर्चा है। आरण्यक वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई थी उसे आरण्यक कहते हैं। अथर्ववेद को छोड़कर सभी आरण्यक है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी आरण्यक, अर्थात ऋग्वेद सबका निर्माण जंगल में हुआ था, आरण्यक। उसके बाद करें वेदांग। वेदों के भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या 6 है। व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, छंद है, ब्याजो, निशी, क्वच। तो इस तरह 6 चीज़ करेंगे तो पढ़ेंगे तो वेदांग पढ़ने में आसान हो जाएगा। व्याकरण है, व्याकरण का संबंध अष्टाध्यायी पाणिनि इसकी रचना तो। ज्योतिष बृहत संहिता वराहमिहिर ने लिखा है। निरुक्त, निरुक्त शास्त्र। शिक्षा, शिक्षा शास्त्र। कल्प, कल्प शास्त्र। छंद और छंद शास्त्र। अब बात करें पुराण की। पुराण की बात करें तो इसकी चर्चा महर्षि ऋषि और उग्रसभा ने किया है। पुराण की संख्या 18 है। इसमें 5 वेद और वेदों का वेद कहते हैं। इसको 5वां वेद, पुराण को 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इसमें सबसे प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है। और इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलते हैं। इसमें लिखा है समुद्रगुप्त का 3 घोड़ा 3 समुद्र का पिता था। उपनिषद की चर्चा करें तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और आगे चर्चा करें तो यह ब्राह्मण के विरुद्ध राजपूतों का एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषद ही मान्यता प्राप्त है। बृहद नारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद है। यह सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद है। और आगे बात करें तो कठोप उपनिषद, इसमें यम नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। कठोप उपनिषद। और देखें और भी बहुत सारा पुस्तक है, जिसे बात करें तो मुंडको उपनिषद जिसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। जलापो उपनिषद ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। जवालो उपनिषद में अलोपोनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई, अकबर के समय हुआ। स्मृति साहित्य यह प्राचीन वंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। इसमें विष्णु स्मृति, नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य की स्मृति मौर्य काल की जानकारी मिलती है। फिर आगे बात करें तो याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलितों और महिला को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की उम्र 25 और लड़की की उम्र 12 बताया गया है। और बात करें तो इसमें इस प्रकार 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कारों की संख्या 16 होती है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार है। ऋण 3 तरह का होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, फिर ऋषि ऋण और फिर पितृ ऋण। अर्थात उसके बाद पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थात ऋण 3 तरह का होता है, माता पिता का, फिर गुरु का, फिर हो जाएगा आपका देवता गुरु और माता पिता का। बात करें तो आश्रम की संख्या 4 होती है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशुवावस्था कहते हैं। फिर 5 से 25 वर्ष को गुरुकुल में शिक्षा ब्रह्मचर्य का उम्र कहते हैं। फिर बोलते हैं गृहस्थ जीवन 25 से 50 उम्र परिवार के साथ। वानप्रस्थ हुआ 50 से 75 तक सामाजिक एवं धार्मिक जीवन। सन्यासी जीवन 75 से वन में तपस्या
करना। महाकाव्य की संख्या 2 है, एक महाभारत, दूसरा क्या है, रामायण। महाभारत की चर्चा करें तो पहले रामायण की चर्चा करते हैं। रामायण की रचना वाल्मीकि ने के प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में 24,000 श्लोक है। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। महाभारत, इसकी रचना वेद व्यास ने की है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता है, जिसमें 8800 श्लोक है। जय संहिता 8800 श्लोक है। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है, अर्थात अभी रामायण में 24,000 श्लोक है और महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। बात करें तो महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व है भीष्म पर्व, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण की वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या कहा जाता है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। हम लोग इस वीडियो में अब प्राचीन इतिहास की बात करें तो हम लोग आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।